हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 91.2 IBH हेलोडोन पर। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। दोस्तों, हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है जो हमें रोज की जिंदगी को स्मूथली जीने में हेल्प करता है। हमारी मूवमेंट्स, थॉट्स, हमारे इमोशंस और बॉडी कोऑर्डिनेशन सब कुछ एक नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। लेकिन जब इस सिस्टम में कुछ तरह की डिस्टरबेंसेस आती हैं तो इसका असर धीरे धीरे हमारे फिजिकल और इमोशनल लाइफ दोनों पर पड़ सकता है। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, और इसी के बारे में जानकारी देने हमारी बीच टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ी हैं डॉक्टर अरुंधति गेरोला, जो एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट है। और चलिए मैम से बात करते हैं और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस आखिर होता क्या है। सो हेलो मैम, हेलो जेनिफर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच अपनी अवेलेबिलिटी देने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। सो बेसिकली मैम, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है सिंपल लैंग्वेज में। हाँ जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम यानी कि जो रक्षा तंत्र होता है अपने ही शरीर के खिलाफ यानी कि नर्वस सिस्टम के खिलाफ, जो कि इंक्लूड करता है ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की नसें जो होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड, उनको नुकसान पहुंचाता है। हमारी नर्व्स के आसपास एक सुरक्षा परत होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। इस ओके बीमारी में वह डैमेज हो जाती है। ओके, तो फिर मैम इस केस में हमारे बॉडी का बेसिकली कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। प्राइमरीली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि आपने भी बताया, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वही हमारे शरीर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बिल्कुल। हमारे महसूस करने की क्षमता, सेंसेशंस, हम्म और जो देखने की क्षमता, जो विजन हुई, इन हम्म सबको कंट्रोल करता है। ओके, तो फिर एमएस के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या हर पेशेंट के अकॉर्डिंग डिफर करते हैं या सिमिलर होता है मैम? हाँ जी, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वह अक्सर धीरे धीरे शुरू होते हैं और हम्म हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। ओके। जैसे कि एक आंख से धुंधला दिखना शुरू होना, या आंख हम्म की जो मूवमेंट हो रही है वह करने पे दर्द होना, हाथ पैर में झंझनाहट महसूस करना, सुनपन हो जाना, या ऐसा लगना जैसे कि सुई चुभ रही है। इसके अलावा हो सकता है किसी को चलने में दिक्कत हो, लड़खड़ाहट आ जाए, या बहुत ज्यादा थकान लगे। कई लोगों में ऐसा भी होता है कि चक्कर जैसा महसूस होता है, या ब्लैडर कंट्रोल में भी दिक्कत हो सकती है। इन शारीरिक लक्षणों के अलावा कुछ मानसिक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि उदासी या फिर डिप्रेशन जैसा महसूस करना, ध्यान लगाने में दिक्कत होना, या फिर याददाश्त में कमजोरी महसूस होना। इसमें हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यह लक्षण जो है वो अर्ली स्टेज में भी दिख जाते हैं, तो इनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर पेशेंट में लक्षण जो है वह सेम नहीं होते, क्योंकि ये जो रोग है वो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करता है। यहीं से इसका नाम आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि ये एक से अधिक जो हमारे एरियाज हैं उनको अफेक्ट करता है। ओके, तो मैम हाँ आपने कहा कि अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो फिर ये किस एज में बेसिकली पता चलता है? क्या बचपन से ही शुरू होता है या फिर अडल्ट में भी मोस्ट पता चल सकता है? हाँ जी, मोस्ट कॉमन जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन है वो अबाउट 20 to 40 ईयर्स में होती है। हम्म ज्यादातर जो है महिलाएं इस बीमारी से अफेक्ट होती हैं, और ये कभी भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन जो है आपका अर्ली अडल्टहुड में होता है। ओल्ड एज में भी लक्षण आ सकते हैं इसके। ओके, तो फिर मैम इसके पीछे की वजह क्या है? एंड आपने ये भी बताया कि महिलाओं को इसका रिस्क ज्यादा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ एंड जी। ये जेनेटिक है कि किसी और वजह से होता है? ओवरऑल ये भी हाँ बता जी। दीजिए प्लीज। हाँ जी, देखिए, इस जो रोग का एग्जैक्ट कारण जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। हम्म ये हमको मालूम है कि ये एक ऑटो इम्यून प्रक्रिया है, यानी कि जो शरीर है वो अपने ही टिश्यूज के खिलाफ जो है वो लड़ रहा है। इसमें जो है कुछ हद तक जो अनुवांशिक प्रवृत्ति भी है, यानी कि जेनेटिक टेंडेंसी, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि विटामिन डी की कमी हो गई, कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि एप्स्टीन वायरस, या स्मोकिंग, ये सब भी इसका योगदान दे सकते हैं। और ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी कि इसमें जेनेटिक कंपोनेंट और एनवायरमेंटल कंपोनेंट दोनों मिलकर इस बीमारी को प्रभावित करते हैं। तो हम सीधा साधा इसमें हेरिडिटरी रोग नहीं है, पर ये है कि इसमें दोनों ही फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो मैम जैसे महिलाओं की बात तो आपने कही कि हाँ हाँ उनमें जी। ज्यादा होता है,
क्या हाँ जी। इनके अलावा कोई और ऐसे कैटेगरीज हैं जो रिस्क में हो सकता है, जिनको ध्यान में रखना है, अपने सिम्टम्स को सीरियसली लेना है? एक्चुअली ये किसी भी उम्र में हो सकता है और पुरुष और महिला दोनों को ही हो सकता है। हम्म। लेकिन ऐसा कुछ स्टडीज देखे गए हैं कि वहाँ पे हमने कहा कि ये महिलाओं जो है ज्यादा इफेक्ट हुई हैं। ये मतलब कोई क्लियर कट ऐसा रूल नहीं है कि इसी को यही इनके मेन रिस्क फैक्टर्स हों। ओके। तो हाँ फिर मैम जी। डायग्नोसिस कैसे होता है, कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं हमें? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें आपको मैंने लक्षण बताए हैं कि काफी सारे इसमें लक्षण होते हैं। तो डायग्नोसिस जो इसका प्राइमरीली है वो क्लिनिकल इवैल्यूएशन हो गया आपके साइंस और सिम्टम्स के बेसिस पे। इसके अलावा हमारा रेडियोलॉजिकल स्कैन होता है, मेनली एमआरआई। तो एमआरआई जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसमें विशेष प्रकार के जो है ल्यूजन्स दिखाई देते हैं। तो हमने बताया था कि माइलिन शीथ जो है वो इसमें डैमेज हो जाती है। तो उसमें एरियाज में हमको प्लाक लाइक फॉर्मेशन दिखती है। तो एक तो ये जांच हो गई। इसके अलावा कुछ केसेस में हम लंबर पंक्चर से सीएसएफ जांच भी इसमें कराते हैं और इवोक पोटेंशियल टेस्ट भी होते हैं इसमें। ओके। तो हाँ मैम जी। क्या, जैसे डायग्नोसिस के बाद तो ऑफ कोर्स हम ट्रीटमेंट की ही बात करते हैं, तो हाँ क्या जी। ऐसे में इसका कोई परमानेंट क्योर है या फिर ये जिंदगी भर मैनेज करना पड़ता है? एंड ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीजें हाँ जी। बताइए प्लीज। हाँ जी। देखिए, इस बीमारी का कोई परमानेंट क्योर तो नहीं है, हम्म। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ तक काफी हद तक जो इसके सिम्टम्स हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं। ओके। मेनली जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसके 3 प्राइमरी गोल होते हैं। एक तो इसमें जो हमारे अटैक्स है वो कम करना। ये हम्म। इस बीमारी में सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है कोर्स होता है कि इसको रिलैप्सिंग रेमिटिंग कोर्स बोलते हैं। यानी कि इसमें जो लक्षण होते हैं वो घटते रहते हैं और फिर कुछ समय बाद घटते बढ़ते रहते हैं। तो पहली ओके। बात तो हमें ये कम करना है। दूसरा, हमें जो रोग की जो बढ़ने की गति है हमें उसे धीमा करना है। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमें उसे बेटर करना है। तो एज सच कोई परमानेंट क्योर नहीं है, बट ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे इस कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है। ओके मैम। तो हाँ जी। जैसे आपने बताया कि परमानेंट क्योर नहीं है, तो फिर हाँ जो जी। भी पेशेंट या जो भी पर्सन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ जिंदगी जी रहे हो, हाँ जी। उनको डेली लाइफ में कौन-कौन सी चीजें मतलब दिक्कत होती है, कैसे इफ़ेक्ट करता हम्म, है? क्या हाँ जी। इस बीमारी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? बिकॉज़ अक्सर हम सिम्पटम्स वगैरह भी सुनते हैं तो हम उतना डीपली नहीं समझ पाते कि क्या दिक्कतें आती होंगी। तो ग्राउंड हाँ लेवल जी। पर बिकॉज़ आप एक्सपर्ट हैं, तो आप उनको इमोशनली भी समझ सकती हैं, नॉट ओनली उनकी फिजिकल नीड्स, इवन आप इमोशनली भी उन्हें समझ पा रही हैं। तो ऐसे में आप हमें बताइए कि क्या-क्या चीज़ों में दिक्कतें आती हैं? हाँ जो जी, ये बहुत। हमें डेली लाइफ में तो हमें सिंपल लग सकता है, पर उनके लिए वो हार्ड हो सकता है। ऐसी चीज़ें बताइए प्लीज़। हाँ जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। इसके जो प्रभाव है वो व्यक्ति के लक्षणों पर निर्भर करता है। हुँ, हुँ। कुछ लोग जो है लगभग सामान्य जीवन जीते हैं, जैसे मैंने बताया रिलैप्सिंग रेमिटिंग कोर्स है। कुछ हद तक बीच में सिम्टम्स जो है वो ठीक हो गए। हुँ, लेकिन हुँ। जिन व्यक्तियों को बाकी लक्षण आ रहे हैं, जैसे उन्हें चलने में दिक्कत आ रही है या उनको दिखने में दिक्कत आ रही है, ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो रहा, संतुलन में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में जो है उनको सहारे की जरूरत है दूसरे व्यक्ति की। लेकिन इसमें ये जानना जरूरी है कि समय पर अगर डायग्नोसिस और इलाज हो जाए तो बहुत हद तक जो है वे व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकते हैं। ओके, मतलब सही टाइम पे एक्शन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर हाँ जगह, जी। राइट? हाँ जी, राइट। क्योंकि अगर अनट्रीटेड होता है तो उसमें डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। हुँ, बट हुँ, वहीं हुँ। अगर हम टाइमली इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें तो सिम्टम का जो प्रोग्रेशन है उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ओके। सिम्टम्स जो है फिजिकल भी है और मानसिक सिम्टम्स भी आ सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ तो जी। फिर मैम ऐसे में फैमिली और सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है? किस तरीके से वो सपोर्ट कर सकते हैं और उनका सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? हाँ जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फैमिली और सोसाइटी का सपोर्ट। यह एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। हुँ। तो ऐसे में शरीर के साथ साथ जो मानसिक प्रभाव भी इस बीमारी में पड़ता है एक व्यक्ति को। तो परिवार का, सोसाइटी का सहयोग देना, उनका संवेदनशील होना, उनका मरीज का हौसला बढ़ाना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिन कामों में करने में मरीज को दिक्कत हो रही है उसमें आप दूसरे की मदद करें, लेकिन और उनको हमेशा सपोर्ट करें और उनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहें कि इलाज के साथ जो है इनके लक्षण को आराम मिलेगा। ओके। तो मैम एंड में हम आ पहुंचे हैं आज के सेगमेंट के।
आपने इतनी डिटेल में तो समझा ही दिया है, बट एंड में आप हाँ सिम जी। अप करते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? हाँ जी, मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी कि अपने शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। अगर मूड चेंजेस हो रहे हैं, ध्यान की कमी हो रही है, या फिर जो आपके फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इन्हें इग्नोर नहीं करें, बल्कि डॉक्टर से जरूर सलाह लें। क्योंकि समय पर डायग्नोसिस और इलाज इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि यह रोग ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है, परंतु एक ही व्यक्ति के शरीर के अलग अलग हिस्सों को ये प्रभावित करता है। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि इस रोग के साथ भी एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है, अगर सही जागरूकता और सहयोग मिले तो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हम्म, आपने बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बीच में रखते हुए एक्सप्लेन किया है, सो थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर हम्म, हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बिकॉज अक्सर इन्फॉर्मेशंस जो है सुनने में लोगों को बोरियत आती है, बट जब वो इंटरेस्टिंग और शॉर्ट तरीके से बताई गई हो तो लोग सुनते भी हैं, और इससे हाँ, अवेयरनेस जनरेशन भी होती है, जो कि बहुत जरूरी है। एंड हमारे लिसनर्स के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिनमें आप ये देख रहे हो सिम्टम्स हो सकते हैं हो, और उन्हें पता भी ना हो कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस या फिर डिसेबिलिटीज अनट्रीटेड रह जाती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अगर हम सब एग्जैक्टली, हाँ मिलके जी। अवेयरनेस फैलाएंगे, खुद भी और लोगों को भी बताएंगे, तो आई थिंक बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो बहुत ही जल्द सॉल्व भी हो पाएंगी, और उनका रेजोल्यूशन या सोल्यूशन बहुत जल्द हम सबके सामने होगा। सो यस, इन्हीं इंफॉर्मेटिव बातों के साथ अभी के लिए ये पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहना ओनली ऑन 91.2 एंड आईवीएच। हेलो दून।